हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये अस्थमा का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बताने जा रही हूँ। जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होता है उससे पहले हम कुछ गोल सेटअप्स करते हैं कि ये जो गोल हम बना रहे हैं उसका गोल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम गोल में क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द फर्दर चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस, कि उसको कॉम्प्लिकेशंस तो चेस्ट में हो ही रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके वजह से वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े, तो हमें उसको इम्प्रूव करना होता है। उसके बाद टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग पैटर्न, जो उसका ब्रीदिंग पैटर्न है हमें उसको इम्प्रूव करना होता है। टू इम्प्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड मेंटेनेंस, मतलब कि वो कितनी एक्सरसाइज कर पा रहा है उसको हमें मेंटेन करना है और इम्प्रूव भी करना है। टू इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पायरेटरी मसल्स, ये जो हमारी रेस्पायरेटरी मसल्स हैं, जो चेस्ट की जो हमारी मसल्स हैं, उनको हमें इम्प्रूव करना है, उनकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी है। टू डिक्रीज द स्टे पीरियड इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में पेशेंट स्टे करता है वो जो टाइम पीरियड है उसको डिक्रीज़ करना है। कैसे डिक्रीज़ करेंगे? जब हम उसको एक्सरसाइज करवाएंगे, इंप्रूव करवाएंगे, उसके साइन सिम्टम्स को रिड्यूस करवाएंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, जो उसका हॉस्पिटल का टाइम स्टे है जिसके वजह से वो फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल एडमिटेड हो रहा था, हम उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द गेट एंड पोस्चर, जो रेस्पायरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमारा गेट एंड पोस्चर बोथ आर अफेक्टेड ड्यू टू मैनी कॉजेस। मसल्स वीकनेस की वजह से भी होता है, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, साइकोलॉजिकल बेस्ड कुछ थिंग्स होती हैं उसके वजह से भी हमारा गेट एंड पोस्चर डिस्टर्ब होता है, तो हमें उसे भी इम्प्रूव करना है और टीच करना है करेक्ट द पोस्चर एंड गेट नॉलेज। इम्प्रूव मसल एंड्योरेंस एंड पावर, जो हमारी रेस्पायरेटरी मसल्स हैं और जो उसके एसोसिएटेड मसल्स हैं हमारी जो ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, उनको हमें क्या करना है, उसकी एंड्योरेंस और पावर को इंक्रीज करना और उसकी एडियल एक्टिविटीज़ जो हैं उसको इम्प्रूव करना है। जैसे कि स्टेयर्स चढ़ते वक्त उसे हांपी आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ज़्यादा चल फिर नहीं पाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट में हम उसे होम प्रोग्राम्स टीच बता सकते हैं कि आप इसे घर पे कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी नॉलेज रिलेटेड टू देयर साइन सिम्टम्स डिजीज़, जिसकी वजह से वो वेल नॉलेज रहे, और रिस्क फैक्टर जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस के, अगर सडनली ऐसा कुछ होता है तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हमें उसे बता देना चाहिए। अब हम बात करते हैं पीटी मैनेजमेंट की 1 बाय 1 कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी का पार्ट आता है जो कि हमारा प्रोफेशनल पार्ट है, उसे आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है। उसमें परकशन, वाइब्रेशन, शेकिंग और पोस्टरल ड्रेनेज आता है। परकशन, पोस्टरल ड्रेनेज और वाइब्रेशन शेकिंग का मैं अलग एक सेक्शन लूँगी, अभी मैंने सिर्फ इसका नाम बताया है और इट्स फॉर प्रोफेशनली, आपको इसे अप्लाई नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, दूसरी है डीप ब्रीदिंग्स। जो डीप ब्रीदिंग्स होती हैं वो 3 फंडामेंटल डीप ब्रीदिंग्स होती हैं। सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग में सबसे पहले नॉर्मली आपको सांस लेना है और छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है पैसिव एंड लोकलाइज्ड डीप ब्रीदिंग, जिसके अंदर की क्या करना है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के हेल्प से करी जाती है। उसमें पेशेंट सांस लेगा और जब एंड ऑफ द रिस्पायरेशन उसमें फिजियोथेरेपिस्ट असिस्ट करेगा। एंड थर्ड जो होती है चेस्ट एक्सपेंशन, वो आप लोग कर सकते हैं। सांस लीजिए, रोक के रखिए और फिर 2 से 3 मिनट बाद सेकंड्स तक छोड़ दीजिए। तो जब आप चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आप सांस लेके रोक के रखते हैं 2 से 3 सेकंड तक, तो उस बीच क्या होता है, जो आपकी चेस्ट होती है, रेस्पायरेटरी, यहाँ पे जो आपके लंग्स हैं वो एक्सपेंशन में रहते हैं, और उससे कि क्या होती है, जो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है, लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इट्स अ वेरी यूजफुल, सो इसे आप करिए। है स्पायरोमीट्री, एक स्पायरोमीट्री आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। उसमें 3 बॉल्स होती हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। उसमें क्या होता है, आपको फोर्सफुली एक्सेल करना होता है, जिसकी वजह से बॉल्स का मूवमेंट होता है। ये भी आपकी रेस्पायरेटरी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, आपकी रेस्पायरेटरी कंडीशन को इम्प्रूव करता है। बैलून ब्लोइंग एक्सरसाइज, इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी यूज़फुल। इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, गुब्बारा लेना है और उसको फुलाना है, धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ अपना इंक्रीज़ करना है, थोड़ा थोड़ा करके फुलाइए। ये एक्टिविटीज़ ही आप डे बाय डे एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ध्यान रखिए, अस्थमा में रेस्पायरेटरी कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, सांस लेने में हाफी ये जो दिक्कत आती है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं ये सारी एक्सरसाइज करके। और आप कुछ ट्रेडमिल्स एक्सरसाइज, अगर किसी को ट्रेडमिल्स करनी है वो भी माइल्ड ट्रेडमिल्स के साथ, स्लो,
ठीक है, स्लो इंटेंसिटी के साथ। और अगर किसी को ट्रेडमिल से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ड्यूरिंग ट्रेडमिल करते वक्त कोई दिक्कत है, तो आप उसको वहीं स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। माइल्ड एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। और है ACBT, एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, पेशेंट इंडिपेंडेंटली खुद डीप ब्रीदिंग्स करता है, किस तरीके से, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है सिक्रीशंस को रिमूव करने की, एयरवेज जो हैं आपकी, उनको क्लीन करने के लिए, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया था, उस एयरवेज में क्या हो रहा था, म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से एयरवेज नैरो हो रही थी। तो इट्स अ वेरी यूजफुल। तो आपको किस तरीके से करना है, इसके 3 फेजेस होंगे। सबसे पहले है ब्रीदिंग कंट्रोल फेज, जो आपका कुछ मिनट के लिए होता है, जिसे आप 1 या 2 मिनट के लिए कर सकते हैं रिलैक्स। नॉर्मली आपको इनहेल करना है। सेकंड होता है चेस्ट एक्सपेंशन, यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं तो उस बीच में क्या है, जब आपने उसको होल्ड करके रखा तो चेस्ट एक्सपेंशन होगा। ये आपका दूसरा स्टेप, जो कि 3 to 4 सेकेंड के लिए मैक्सिमम होता है। लास्ट थर्ड स्टेप होता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी, मतलब कि फोर्सफुली एक्सेल करना, सांस को छोड़ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ACBT, मार्क माई वर्ड्स, डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़। इसमें हम हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथनिंग और उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए, मसल्स की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हम मसल्स एनर्जी टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कि हमारा ये प्रोफेशनल पार्ट है, इसको आपको अप्लाई नहीं करना है। और जो इसका फिजियोथेरेपी के मैनेजमेंट में पार्ट है, जो कि प्रोफेशनली है, मैं उसे स्पेशली अलग टॉपिक के साथ बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसको इसमें मिक्स नहीं किया है। मैंने इसमें ओनली छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो कि पेशेंट कर सकता है, डीप ब्रीदिंग्स वगैरह, ये सब कुछ, ओके। और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आप अपने प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा। अगर किसी को अस्थमा है तो जो और भी ज़्यादा कंडीशंस वर्स्ट ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओके। थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक यहीं फिनिश हुआ। और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिए, अगर आप ट्रेडमिल्स, एरोबिक, ACBT, अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर उसके बीच में उस ड्यूरिंग दीज दैट एक्टिविटीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, या कुछ डिस्निया या फिर ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज़ टेक रेस्ट। डोंट डू वर्स्ट एक्टिविटीज़, ओके। Don't do worst activities. Thank you.